मेरे फ़ादर का भी ये था कि मैं साइंस की तरफ जाऊँ और आईआईटी की तैयारी करूँ। मुझे हार्डली कोई दिन याद होगा जब मैं क्लास के बाहर मुझे ना निकाला गया हो या मैं क्लास के बाहर ना खड़ा होया हूँ। और जब मैं वहाँ से आया तो फिर नहीं हुआ एग्ज़ाम में सिलेक्शन ऑफ़ कोर्स। और मेरे फ़ादर का यही था कि यार मतलब मैंने उनको बोलते हुए सुन लिया कि मतलब तू फ़ेल नहीं हुआ, ये तो मैं फ़ेल हुआ हूँ। और वो देखकर मैं निशब्द हो गया कि मतलब ये कोई हँसी मज़ाक नहीं चल रहा, बहुत सारे टफ़ स्टेप्स उठाने का ये मौका है। नमस्कार, मेरा नाम निशान जिंदल है। मैं एक आईआईटी दिल्ली एलुमनस, एक एंटरप्रेन्योर, एक कंटेंट क्रिएटर और एक मेंटर हूँ। मेरी जर्नी मगर आसान नहीं थी, इसके अपने एक्सट्रीम अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। तो आज मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। मेरा जन्म दिल्ली की एक हम्बल लोकेलिटी में हुआ था। मेरे फादर की एक छोटी-सी किराने की दुकान थी और मेरा जब जन्म हुआ तब मेरे फादर 24 साल के थे और मेरे मदर और फादर दोनों को ही अच्छी एजुकेशन का मौका नहीं मिला और स्कूलिंग पूरी नहीं कर पाए। और बट उनको बड़ा चाव था कि अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दिलानी है। जब मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया, चूँकि मेरे पेरेंट्स तो इंग्लिश नहीं जानते थे, तो मेरे को इंग्लिश का कुछ भी समझ में नहीं आता था। वहाँ पर जैसे अगर एग्ज़ाम भी दे रहा होता था मैं, तो वहाँ पर लिखा होता था व्हाट और उसके आगे कुछ-कुछ लिखा होता था क्वेश्चन में। पर मेरे को व्हाट का मतलब तो पता था, और उसके आगे क्या लिखा होता पता ही नहीं होता था। पूरे एग्ज़ाम में मैं क्लूलेस बैठा रहता था। और ऐसे ही 3-4 साल लग गए मुझे, जब 3rd-4th क्लास में आया तब जाके मुझे इंग्लिश समझ आने लगी। पढ़ाई में बड़ा एवरेज था मैं। मतलब मुझे हार्डली कोई दिन याद होगा जब मैं क्लास के बाहर मुझे ना निकाला गया हो या मैं क्लास के बाहर ना खड़ा होया हूँ। तो और मुझे इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता था, मेरे लिए ये सब का कोई मीनिंग नहीं था, मुझे नहीं पता था करियर क्या होता है, स्टडीज़ क्या होती है, इसकी क्या अहमियत होती है। और ऐसे ही मेरी मतलब 7वीं 8वीं तक में भी मैं आ गया और बेपरवाह, बेफ़िक्र रहता था मैं। मेरे फ़ादर एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड बड़ा रहते थे, मतलब जब भी मैं कोई ओलंपियाड होता रहा या एग्ज़ाम होता रहा, तो अपने फ़ादर को कहता था कि मुझे ये देना है, तो दुकान पे बैठे होते थे और मैं उनसे बोलता था तो कि एग्ज़ाम है, स्कूल में फ़ीस मँगाई है, तो वो ₹500 निकाल के दे देते थे कि ये भर दे फॉर्म भर दे, ये फॉर्म भर दे, वो फॉर्म भर दे। तो पर मतलब मैं वैसे एग्ज़ाम तो दे देता था और मेरे पापा मुझे बड़े चाव से सेंटर पे लेके भी जाते थे, वहाँ पर बाहर वेट भी करते थे जब मैं एग्ज़ाम दे रहा होता था। बट मैं कभी सक्सेसफुल वापस नहीं आया। मुझे लगता था कि यार जब मैं बड़ा हुआ तो ऐसे लोग जैसे एस्पिरेशन करते हैं कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप करूँगा, और मुझे लगता था कि उसके लिए तो कॉमर्स फ़ील्ड सही रहेगी। और मन में बस एक विचार था कि कॉमर्स लेना चाहिए और आगे जाके एमबीए करते होंगे शायद एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो मैंने यही मन था मेरा। और मुझे थोड़ा मेरे फ़ादर का भी ये था कि मैं साइंस की तरफ जाऊँ और आईआईटी की तैयारी करूँ। प्लस मुझे एक कज़िन ने भी गाइड किया कि यू आर मेड फॉर साइंस एंड आईआईटी। तो मैंने कहा ठीक है यार, मुझे नहीं पता, मैं तो बच्चा हूँ, जहाँ डाल दो ठीक है। तो मुझे उन्होंने फिर एक एवरेज कोचिंग में डलवाया। तो कोचिंग का भी क्या होता है, बड़ा ही बेकार सिस्टम है हमारे देश में कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बाहर जो हम रिज़ल्ट्स लगे हुए देखते हैं, वो दरअसल रिज़ल्ट्स तो कई सारे जेन्युइन भी होते हैं, कई सारे नॉन जेन्युइन भी होते हैं। पर ये सारे रिज़ल्ट्स हमेशा आए होते हैं स्पेशल बैचेज़ से। तो इसके लिए बिल्कुल अलग बैचेज़ होते हैं। हम जो नॉर्मल मिडल क्लास लोग जिनको 11वीं में आके जेईई एग्ज़ाम का नाम पता चलता है, वो लोग जब कोचिंग जाते हैं, वो ये रिज़ल्ट्स देखते हैं, इनको देख के एडमिशन लेते हैं। पर जिन बैचेज़ में हमको एडमिशन मिलता है, वो ये रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने वाले बैचेज़ नहीं होते। वो बैचेज़ होते हैं जहाँ पर आपको नॉर्मल सिलेबस पढ़ा दिया है, 2 साल आपको बस कैटर करके फिर आपको घर जाने बोल दिया जाता है। रिज़ल्ट्स यहाँ से नहीं आते, रिज़ल्ट्स के लिए स्पेशल बैचेज़ होते हैं। तो वो जो रिज़ल्ट्स वाले बैचेज़ होते हैं, उनके बच्चों को रैंकर्स कहते हैं। बाकी बच्चे जो पेमेंट करते हैं, उनको बैंकर्स कहते हैं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो बिज़नेस है वो इस तरह चलता है। और मैंने जाकर जेईई एडवांस्ड के और जेईई मेन्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स देखे, और जब मैं वो देखता था तो मुझे एहसास होता था कि मुझे कुछ भी नहीं आता और ये एक फ़र्ज़ी प्रिपरेशन चल रही है। और जब भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को देखता था, तो मुझे डर लग जाता था। मैंने आज भी मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि वो जानबूझकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स और मॉक टेस्ट को हाथ नहीं लगाते कि कहीं उनकी सच्चाई उनके सामने ना आ जाए। वो इस वहम को मेंटेन रखना चाहते हैं लास्ट दिन तक, कि लास्ट दिन जब एग्ज़ाम दें तब वहम टूटे तब ठीक है, आज ना टूट जाए। मगर और मैं भी कहीं न कहीं उस ज़ोन में चला गया कि मैंने भी प्रीवियस ईयर, पर मैंने फिर भी उतने नहीं छोड़े जितने मैं जिस सिचुएशन में था, एक 15 साल का बच्चा 11वीं क्लास में, जिसको पता नहीं क्या करना है, जिसको जेईई कैसे करते हैं ये नहीं पता, और आस-पास जो रिसोर्सेज़ हैं वो बेकार हैं। पेरेंट्स ने अपने सारे पैसे, सारी सेविंग्स उड़ा के अपना आपको कोचिंग में डलवा दिया। अब आप हेल्पलेस हो, आपके पास किसी की गाइडेंस नहीं है। मैं वहाँ उस ज़ोन में फँसा हुआ था, तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। और मैं और डिस्ट्रैक्टेड हो गया इस बीच में, क्योंकि जब हेल्पलेस फ़ील करता है इंसान तो वो एस्केप ढूँढता है। और मेरा टाइम वेस्ट होता रहा, वेस्ट होता रहा। 10वीं के एग्ज़ाम्स के बाद मुझे एक डिसीज़न और लेना था कि रेगुलर स्कूल में जाऊँ या नॉन अटेंडिंग स्कूल में। तो मुझे सही गाइडेंस नहीं थी। जनरली मैं आपको बता दूँ, जो जेईई के रैंकर्स होते हैं, वो अपना टाइम सेव करने के लिए और जेईई पर फुल पावर फ़ोकस करने के लिए
वो नॉन अटेंडिंग स्कूल जाया करते हैं, पर मुझे ये बात नहीं पता थी, जिस वजह से मैंने एक अटेंडिंग रेगुलर स्कूल गया और रेगुलर स्कूल जाके वो मेरी शायद लाइफ़ के वन ऑफ द वर्स्ट डिसीज़न्स में से एक था। रेगुलर स्कूल में जनरली स्कूल में जो टीचर्स होते हैं, जेईई एस्पिरेंट्स को स्पेशल हेट्रेड देते हैं। वो बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं जेईई एस्पिरेंट्स से। उनको उनको लगता है कि शायद जेईई एस्पिरेंट्स को वो उतना कंट्रोल नहीं कर सकते, जितना वो सिर्फ़ प्योर सीबीएसई वाले एस्पिरेंट्स को कर सकते हैं। तो वो मुझे बहुत थ्रेटन करते थे। कभी मैं छुट्टी मार लूँ पढ़ाई करने के लिए, तो वो मुझे अगले दिन आके बहुत सुनाते थे और हमेशा डरा कर रखते थे। क्लास के अंदर भी अगर मैं अपना कुछ काम कर रहा हूँ, अपना कोई अगर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी नोटबुक क्लास विंडो के बाहर फेंक देते थे। वो क्या चाहते थे कि भाई मैं सिर्फ़ वही करूँ जो वो करा रहे हैं। फिर टीचर के रिस्पेक्ट अगर सच में करता हूँ मैं, तो मुझे टीचर के क्लास में नोट्स बनाने चाहिए। घर जाके फिर मुझे जो किताबें आती हैं प्रदीप, दिनेश, एसएल अरोड़ा, इन सब से जाके कॉपी पेस्ट करने चाहिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन्स और आंसर्स और फिर प्रैक्टिकल फ़ाइल उसको भी पूरा कॉपी पेस्ट करके बनाना चाहिए। अगर मैं नहीं करता तो मैं टीचर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा और घर पे भी स्कूल के अंदर तो आपका पूरा दिन गया ही और सारी एनर्जी गई कि मैं सुबह 6 बजे उठता रहा, 7 बजे, साढ़े 7 बजे स्कूल चालू होता रहा। उसके बाद 3 बजे घर आता रहा। अब सोचो 6 से 3 हो गया, 9 घंटे तो यही हो गए और सोचो पूरे दिन की कितनी वैल्यूएबल एनर्जी वहाँ उड़ गई। जब मेरी 12th क्लास स्टार्ट हुई तो मैंने खुद को एक फ्रेश स्टार्ट देने का सोचा कि 11th जैसी भी हुई ठीक है, पर 12th मैं ढंग से करता हूँ। स्टार्टिंग के एक-एक चैप्टर मैंने अच्छे से किया भी, मगर फिर अगेन स्कूल ने मुझे थ्रेटन करना शुरू कर दिया। टीचर ने कहा, "अब तुम देखो तुम्हारे प्रैक्टिकल के नंबर कैसे काटती हूँ मैं और तुम्हारे नंबर मेरे हाथ में है, तुम्हें स्कूल आना पड़ेगा।" और ऐसे ही वही सुबह स्कूल और शाम को कोचिंग, उसी में मेरा सारा आधी 12th फिर निकल गई। और जेईई काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। मैं आपको जेईई की डिफ़िकल्टी समझाने के लिए बताता हूँ कि आप ये समझो जो मेरा सिलेबस था ना 12th के मिड तक, मतलब मेरा बेसिकली 2 साल की प्रिपरेशन स्टैंडर्ड प्रिपरेशन होती है, उसके अंदर मेरा 1.5 साल बर्बाद हो चुका है, जिसमें मेरी सिर्फ़ 10-15% टूटी-फूटी प्रिपरेशन हुई है। और जेईई का एग्ज़ाम ना दुनिया के, इस पृथ्वी के सबसे मुश्किल एग्ज़ाम्स में से एक है। और एक तो आप इसको अपनी टीनेज में देते हो, जब आप 13 से 19 साल, मतलब 13 नहीं, 15 से 19 साल, 20 साल के होते हो, उस एज में आप देते हो। मैं उस टाइम था 17 साल का जब मैंने जेईई का एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था। दूसरा उसके क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। आपको पता है कि उस एग्ज़ाम में 2024 की बात करूँ, जेईई के एग्ज़ाम में 14 लाख लोग बैठे थे। और आपको एक और बात बताता हूँ, इस 14 लाख में से आधे लोगों के 0 से ज़्यादा मार्क्स आते हैं और आधे लोगों के 0 से कम मार्क्स आते हैं, यानी नेगेटिव में मार्क्स आते हैं। ये इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। जेईई का एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है कि आप उसके अंदर थोड़े से भी क्वेश्चन्स अटेम्प्ट कर दो, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। वो इतने मुश्किल क्वेश्चन्स होते हैं और उसके लिए आपको सब्जेक्ट की डेप्थ आना बहुत ज़रूरी है। तो जो सिर्फ़ एनसीईआरटी या स्कूल लेवल की पढ़ाई है, उससे आप जेईई में 0 से ऊपर मार्क्स लाने में बहुत स्ट्रगल करोगे। ज़्यादातर लोगों के आधे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनके, उनके लिए भी जेईई के अंदर ऑप्शंस होते हैं कि आपका एक क्वेश्चन होगा, नीचे 4 ऑप्शन होंगे। उसमें एक ऑप्शन ऐसा होगा कि हाँ, जिस बच्चे को आधी नॉलेज होगी ना सिर्फ़ एनसीईआरटी लेवल तक की, वो इस ऑप्शन को टिक करेगा। और उसके आपको ये नहीं कि आपको नेगेटिव मार्किंग -1 मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग आपकी -2 होती है जेईई के एग्ज़ाम में। तो जेईई का एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है और वो सब्जेक्ट की इतनी डेप्थ माँगता है। और मैं वहाँ खड़ा था, प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक बड़ी हम्बल फैमिली से हूँ। मेरे फ़ादर ने अपनी सारी सेविंग्स खर्च करके मुझे यहाँ पे लेकर के आए थे, इसको ये मुझे उन्होंने मौका दिया। और मैं अगर बताऊँ, उस टाइम पर एक प्रॉब्लम और हो गई मेरी कोचिंग में, जब एल्डिहाइड कीटोन चल रहा था, एक चैप्टर है, और मुझे कोचिंग से निकाल दिया गया क्योंकि मेरी कुछ फ़ीस पेंडिंग थी। कोचिंग की फ़ीस थी 1,40,000 रुपए, जिसमें से 45,000 रुपए हमने एडवांस पेमेंट कर रखी थी, बाकी 95,000 पेंडिंग थे और मुझे कोचिंग से निकाल दिया गया था पेंडिंग फ़ीस की वजह से। मैं घर जल्दी आ गया। मेरे फ़ादर को, और मेरे फ़ादर और मदर दोनों ही बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। मेरे फ़ादर को रूमेटॉइड आर्थराइटिस था, अभी भी है। इसमें उनको हाथ-पैर उनके सूज जाते हैं, उनको बहुत दर्द होता है, जिस वजह से काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और कभी भी अचानक बहुत दर्द चालू हो जाता है और कांस्टेंट दर्द रहता है बहुत टाइम तक। तो मेरे फ़ादर उस टाइम पर, जब मैं घर गया तो बुखार भी था उनको, उनका पूरा मुँह लाल हुआ हुआ था और मैंने जब उन्होंने मुझसे पूछा कि जल्दी कैसे आ गए? तो मैंने उनको बताया कि फ़ीस रह गई थी, इस वजह से कोचिंग से निकाल दिया। पर मैंने फ़ादर को बोला कि आप ना मुझे वापस मत डालो इसमें, क्योंकि ना ये बेकार कोचिंग है। मैं अगर करना होगा तो खुद ही कर लूँगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, तो वो नहीं है। पर मेरे फ़ादर कहते, देख मैं पैसे तो कहीं से भी ले आऊँगा, पैसे की कोई बात नहीं है, बट मुझे कल को ये नहीं सुनना कि मेरे बाप के पास पैसे नहीं थे, इस वजह से मैं कामयाब नहीं हुआ। और मेरे फ़ादर ने फिर चेकबुक उठाकर मेरे साथ स्कूटी पे चले गए वो, और वहाँ पर उन्होंने 3 चेक बनाए। एक अगले दिन का चेक बनाया 50,000 रुपए का, फिर उससे अगले महीने की पहली तारीख का चेक बनाया 23,000 का, फिर एक और चेक बनाया 22,000 रुपए का,
और वो देखकर मैं निशब्द हो गया कि मतलब ये कोई हँसी मज़ाक नहीं चल रहा। मैं बच्चा सही पर ये दुनिया में बहुत सारी मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मैं ऐसे मज़ाक नहीं कर सकता। मुझे अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। तब मैंने कहा कि अब ये मौका है, अब मुझे कुछ करना होगा। मैंने बैठ के बहुत पूरे दिन सोचा इस बारे में और मेरे को समझ में आया कि यार मैं 4 भाई-बहनों में सबसे बड़ा हूँ। आज अगर मैं कुछ करता हूँ, तो ना केवल वो मेरी फैमिली को इस मिडल क्लास से लोअर मिडल क्लास की प्रॉब्लम से जहाँ पे कैश की स्टेबिलिटी नहीं है, आपको हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर आज मैं कुछ कर दूँगा, तो मैं मेरे पास मौका है उससे एस्केप करने का। मैंने तब कुछ टफ फैसले लिए। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा स्कूल। स्कूल से धमकियाँ आती थी मुझे। मगर मैंने कहा अगर मेरा आईआईटी नहीं हो सकता ना, तो मुझे बोर्ड में आप रोल नंबर नहीं दोगे। मैंने बोला नहीं, पर मेरा थॉट प्रोसेस ये था, अगर मुझे रोल नंबर नहीं देंगे, अगर बोर्ड के एग्ज़ाम देने नहीं देंगे, मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे 12वीं पास ही नहीं करनी, अगर मुझे आईआईटी नहीं मिलेगा तो, मैं नहीं जा रहा स्कूल। कितनी भी धमकी आई मैंने इग्नोर कर दी। उसके बाद कोचिंग जो है इवन दो मेरे फादर ने फीस भर दी थी, मुझे ये समझ थी कि ये टाइम वेस्ट है, मैंने कोचिंग जाना छोड़ दिया। थर्ड की मुझे बुक्स के नाम तो पता ही थे। मैंने देखा पैसा कोई मैटर नहीं है, पैसा और खर्चा किया जा सकता है, पर सक्सेसफुल होना है। वो बात जो थी कि मेरे को कल को ये नहीं सुनना कि मेरे बाप के पास पैसे नहीं थे। तो मैंने और पैसे खर्च किए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक्स लेके आया और अब पूरा दिन खाली था मैं, ना कोचिंग जाता हूँ, ना स्कूल जाता हूँ। अब मैं सुबह से रात तक सिर्फ़ पढ़ता रहता रहा। मैं दिन में तकरीबन 16 घंटे पढ़ता रहा। सुबह 7 बजे उठ जाता रहा, 5-6 घंटे मैथ्स पढ़ता रहा, 5-6 घंटे फिज़िक्स पढ़ता रहा, ऐसे 4-5 घंटे केमिस्ट्री पढ़ता रहा। और उसके बाद प्लान करता रहा अगला दिन और सो जाता रहा। पूरा दिन मेरा ऐसे जाता रहा और पूरे 4 महीने सितंबर मिड से लेके जनवरी मिड तक मैंने ऐसे प्रिपरेशन की। इस बीच मैंने ऑल इंडिया टेस्ट्स भी दिए, जिसमें मेरी रैंक बहुत तेज़ ऊपर चढ़ने लग गई और जनवरी तक मुझे पूरा यकीन हो गया था कि कितना भी बुरा पेपर चला जाए, आईआईटी कन्फर्म है। अब जनवरी आ गया, मैंने कहा स्कूल में भी तो कुछ तो होगा, स्कूल का क्या हुआ? मैं स्कूल को भूल गया था। और मैंने कहा चलो चलते हैं उस बिल्डिंग में दोबारा और मैं एक दिन गया और मैंने सोचा ऐसे टीचर से मिल के आऊँगा और मैंने देखा मेरी क्लास में कोई बैठा ही नहीं हुआ था और मैं फिर लैब गया फिज़िक्स, केमिस्ट्री किसी की लैब थी वो, वहाँ पर टीचर ने बोला कि निशांत यहाँ बैठ जाओ बाकी सब भी आ रहे हैं। मैंने कहा ऐसा क्या है? तब मुझे पता चला कि हमारा उस दिन मॉक प्रैक्टिकल है और फिर मुझे सब लोग आ गए तब मुझे समझ आया कि वही ड्रामेबाज़ी, वही सब टाइम वेस्ट दोबारा चालू हो गया। और पता चला कि फरवरी के फर्स्ट वीक में हमारे प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं। उस सब की प्रिपरेशन करो। मैं फिर उस प्रिपरेशन में लग गया और जेईई से डिस्ट्रैक्ट हो गया, नहीं पढ़ पाया। पूरा जनवरी का जो आधा था और फरवरी का फर्स्ट हाफ वो चला गया। मेरे टाइम पर बोर्ड के एग्ज़ाम मार्च में होते थे तो सेकंड हाफ ऑफ फरवरी वाज़ स्पेंट इन प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स। फिर उसके बाद मार्च आ गया, वो बोर्ड्स में निकल गया। उसके बाद अप्रैल के पहले वीक में जेईई मेन हो गया। मेरे जेईई मेन में मतलब अब मैं इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया था, जेईई मेन के लिए ढंग से पढ़ नहीं पाया, रिवाइज़ नहीं कर पाया और उस टाइम पे मैं अपने इमोशंस को भी ढंग से मैनेज करना नहीं जानता था, जिस वजह से मेरे जेईई मेन में मेरे मैथ्स में 100 मार्क्स आए और केमिस्ट्री में 82 थे और पर फिज़िक्स में मेरे काफ़ी कम मार्क्स आए, 72 मार्क्स, जबकि फिज़िक्स मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी और मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि मेरे नंबर ये हैं, मुझे अपेक्षा थी मेरे टाइम पर 360 नंबर का पेपर होता था, तो मुझे था कि मैं 330, 340 पे ला सकता हूँ और बट बहुत सारे क्वेश्चन जो है पैनिक में गलत हो गए और जब भी कोई क्वेश्चन गलत होता, तो मुझे बार-बार वो पुराने टाइम्स याद आते, जब टीचर्स मुझे थ्रेटन कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे कि तुम्हारा आईआईटी नहीं हो सकता, जिंदल आईआईटी इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ऐसे पर किसी तरह पेपर कर दिया था मैंने और 254 मार्क्स टोटल बने और जब मेरा पेपर मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं गया, तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया। जेईई मेन और जेईई एडवांस ये 2 पेपर होते हैं बेसिकली। जेईई मेन से आपको जेईई एडवांस देने का मौका मिलता है और आपको एनआईटीज़ वगैरह में एडमिशन मिलता है। अगर आपको आईआईटी में एडमिशन चाहिए तो आपको जेईई एडवांस्ड भी क्रैक करना पड़ता है। तो जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड के अंदर 50 दिन का गैप होता है। पर मैं हताश इतना था कि मैंने 30 दिन उसमें से वेस्ट कर दिए। मैं बहुत ही कम पढ़ा, ना के बराबर 1-2 घंटे रोज़ पढ़ता रहा। और वो भी काम मतलब बस नाम का। और फिर लास्ट के जब 20 दिन आए, ये महीना था मई का और दिल्ली में बहुत गर्मी होती है। तो मेरे घर में एक ही एसी था और वो भी मेरे पेरेंट्स ने मेरी पढ़ाई के लिए लगा रखा था। तो मैंने अपना एसी फुल ऑन करके रखता था, गर्मी बहुत होती थी, 24 घंटे एसी में रहता था। मैं कहा 1 ही महीना है, फुल पावर अपना पढ़ाई करते हैं। 20 ही दिन थे इनफैक्ट और मैंने 20 दिन पूरा मैंने उसमें रिवीज़न करी, सब कुछ जो कर सकता था 20 दिन में किया और फिर मैं जेईई एडवांस का जिस दिन पेपर आया, अब क्या हुआ लास्ट डे पर 22 या पता नहीं 22 तारीख को या 21 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था, जिस भी दिन संडे था मुझे याद नहीं और उससे जस्ट 1 दिन पहले बोर्ड का रिज़ल्ट आ गया।
अब बोर्ड का रिजल्ट आता है तो आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाती है कि आपको रिजल्ट देखने की भी क्यूरियोसिटी होती है, प्लस आपको और जगह से कॉल आने लग जाते हैं कि जिंदल कितने मार्क्स आए, या रिश्तेदारों के मार्क्स, वो रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं। तो उस वजह से ना मैं काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो गया, और रात को फिर मुझे एंग्ज़ायटी होने लग गई और मैं रात को सो नहीं पाया, 2-3 बज गए सोते हुए। पर मैं फिर उठ भी 5 बजे गया क्योंकि मुझे एग्ज़ाम सेंटर 7 बजे पहुँचना था, और 7 बजे उन्होंने बुलाया हुआ था। पर जेईई एडवांस ना काफ़ी लंबा एग्ज़ाम है। जेईई एडवांस का पेपर 9 बजे शुरू होता है। 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे का पेपर चलता है। उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक होता है। उस ब्रेक के बाद फिर आपका 2 बजे से 5 बजे एक और पेपर होता है, और ये बहुत ही टफ़ पेपर होता है, बहुत टफ़ पेपर। और 9 बजे पेपर शुरू हुआ, अगेन पेपर इतना टफ़ पेपर आया। इतिहास में इतना डिफ़िकल्ट जेईई एडवांस का पेपर कभी आया ही नहीं था। इनफैक्ट आज तक भी नहीं आया। और एक-एक क्वेश्चन इतना टफ़ था, पर मैंने फिर भी, और जब भी मुझसे क्वेश्चन नहीं होता था, बार-बार मुझे वही टीचर्स की बातें कि आईआईटी नहीं हो सकता, आईआईटी इम्पॉसिबल है, तुम बोर्ड पे ही फ़ोकस कर लो, नहीं तो बोर्ड से भी जाओगे, ऐसे। और उनका टॉर्चर कि यार, कि इनकी वज़ह से नहीं पढ़ पाया इसलिए क्वेश्चन नहीं हो रहा। बार-बार, बार-बार मेरे मन में यही पूरी पिक्चर चलने लग जाती थी। और मैंने पर कहा कि मेरे पास यही मौका है, इसमें जैसे भी, चाहे जो भी फ़ील हो रहा है, चाहे स्वेट है, चाहे ब्लड है, चाहे माइंड में ट्रॉमा आ रहा है, मेरे पास यही जो है टाइम है, इसी में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं कर दो, नहीं हो रहे तो जो हो रहा है वो ढूँढ के कर दो। और मैंने ऐसे क्वेश्चन्स ढूँढ-ढूँढ के जो हो रहे हैं वो करता गया, और मैंने पेपर अटेम्प्ट किया, फिर ऐसे ही अटेम्प्ट 2 भी गया, और मेरा टोटल जो स्कोर था काफ़ी कम था, तकरीबन 60% मार्क्स बन रहे थे। और मुझे था कि चलो इतने में कुछ भी हो, जैसे मुझे सेंटर में जाने से पहले ही पता था कि पेपर कैसा भी जाए, आईआईटी इसी की कट ऑफ से मैं बहुत ऊपर हूँ, इतनी प्रिपरेशन थी मेरी। और जब मैं बाहर आया तो मुझे था हाँ, आईआईटी दिल्ली मिल जाएगा, 3-4 हज़ार रैंक तो आ ही जाएगी। और फिर न्यूज़ सुनी, बातें पता चली कि ये तो इतिहास का इतना डिफ़िकल्ट पेपर है कि लोगों से हुआ ही नहीं। तो मेरी शायद 3-4 हज़ार नहीं, 1000 रैंक आएगी। फिर कहीं पे मुझे दिखा 700 रैंक आएगी, कहीं पता चला चा 450 रैंक आएगी, एक रैंक प्रेडिक्टर ने बताया। एक रैंक प्रेडिक्टर ने बताया 300 रैंक आएगी, पर फाइनली मेरी रैंक आई 247, और जेईई एडवांस 2016 में। उसके बाद मेरा आईआईटी दिल्ली में एडमिशन हुआ, और मेरे को हमेशा से था, जैसे मैंने बताया, मेरे को हमेशा से एंटरप्रेन्योरशिप करनी थी, पर मुझे जो हालात थे, जो मुझे समझ में आया, मैं इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में आ गया। और जब आईआईटी दिल्ली पहुँचा तब मुझे वहाँ पता चला कि यहाँ पर तो स्टार्टअप का इतना ज़बरदस्त कल्चर है। यहाँ पर आप इस देश में, एक यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है, जो जिसकी वैल्यूएशन 100 करोड़ डॉलर्स या 1 बिलियन डॉलर्स होती है, और रुपयों में 8300 करोड़ रुपए होती है। तो ऐसी यूनिकॉर्न कंपनीज़ हमारे देश में लगभग 100 बनी हैं, और देश में हज़ारों कॉलेज हैं। बट उस 100 में से 25% से ज़्यादा यूनिकॉर्न सिर्फ़ एक कॉलेज ने प्रोड्यूस किए हैं, वो है मेरा कॉलेज आईआईटी दिल्ली। जब मुझे ये पता चला कि मैं ऐसी लेगेसी से बिलॉन्ग करता हूँ, प्लस मैंने जब वहाँ पर अपने सीनियर्स से कनेक्ट किया और मैंने उनके साथ काम किया, तब मैंने एक्चुअल में उनसे टेक्नोलॉजी सीखी, मैंने मैनेजमेंट सीखी, मैंने रिसोर्सेज़ का सही डिप्लॉयमेंट सीखा, मैंने धंधा बनाना सीखा। हमारे क इकोसिस्टम की लैंग्वेज है कि धंधा धंधा क्या है, धंधा कैसे बना रहे हो, व्हाट आर यू बिल्डिंग? तो मैंने ये सीखा वहाँ पर, और इससे मुझे मतलब बहुत कुछ पता चला। मैंने फिर 2018 में अपना पहला स्टार्टअप किया, और तब से मैं अब तक 7-8 स्टार्टअप्स कर चुका हूँ। जब 2016 में मैं आईआईटी दिल्ली के क्लास में बैठा हुआ था, तो मेरे बगल में एक दोस्त था। मैंने उसको quora पर आंसर लिखते हुए देखा, और मैंने देखा तेरे 4000 व्यूज़ आए हैं। और मैं बहुत दंग रह गया कि इतने लोगों ने तुम्हारी किसी चीज़ को पढ़ा। तब मुझे दिखा यार, सोशल मीडिया में कितनी पावर है, कि हम बस लोगों को कितनी हेल्प कर सकते हैं, कितने लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। तो मैंने भी अपना कोरा पे आंसर लिखना शुरू किया। उस टाइम पर इंस्टाग्राम पॉपुलर नहीं था, तो मैं फ़ेसबुक पर पोस्ट लिखता था, और मैं ना बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। मेरे तो लाखों में व्यूज़ आने लग गए, और मैं जेईई का, इंडिया का, इनफैक्ट जो मेंटोरशिप का कॉन्सेप्ट है, वो लाने वाला पहला पर्सन बना। मैंने जेईई में, आप अगर देखोगे इनिशियली जो भी सोशल मीडिया पर जेईई के लिए गाइडेंस देने वाले लोग हैं, आई एम वन ऑफ द अर्लीएस्ट सच पीपल। मैंने 2016 में शुरू किया था। 2018 में मैं यूट्यूब पर आ गया, और यूट्यूब पर मैंने ऑफ एंड ऑन मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाई, और मेरे आज ऑलमोस्ट सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म मिला के 700,000 से ज़्यादा फॉलोइंग है। तो कंटेंट क्रिएशन भी पैरेलली, कंटेंट क्रिएशन भी मुझे बहुत पसंद है, और कंटेंट क्रिएशन में पावर है कि आप एक जगह बैठकर आप लाखों, करोड़ों लोगों के माइंड को और हार्ट्स को छू सकते हो, उनके लाइफ़ को चेंज कर सकते हो। तो ये भी मेरी एक पैरेलल जर्नी चलती रही एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, और इसी बीच में कॉलेज से ग्रेजुएट हो गया। पर बीच में एक चीज़ मैंने देखा कि मैं जेईई एस्पिरेंट्स को, या इन जनरल भी स्टूडेंट्स को गाइड करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत मेरे को, मेरा पैशन वो है।
मेरा पैशन स्टार्टअप भी है, तो मैं दोनों चीज़ों को अलग-अलग क्यों करता हूँ? क्यों ना मैं ये दोनों चीज़ें एक साथ करूँ और मैंने 1 साल पहले आज से अपने सारे स्टार्टअप से एग्ज़िट लेकर भारत स्कूल की स्थापना की और भारत स्कूल बेसिकली अभी जितने भी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम्स हैं, मेजरली आईआईटी और नीट, उनके लिए उनके एस्पिरेंट्स को उनके ड्रीम कॉलेज तक अचीव करने में गाइड करता है, उनको सारे रिसोर्सेज़ प्रोवाइड करता है। हमने जेईई के अंदर ऑल इंडिया रैंक 117, 105, 141, 169, 240, 281 इस तरह के बहुत सारे रैंकर्स हमने क्रिएट किए हैं और हज़ारों लोगों को हर साल हम अपनी यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू और मेंटोरशिप प्रोग्राम के थ्रू आईआईटीज़, एनआईटीज़, बिट्स और देश के जो बेहतरीन टेक कॉलेजेस हैं, उनमें भेजते हैं। तब से 1 साल हो गया और आज हमारी 55 लोगों की टीम है, जिनमें से 90% लोग आईआईटियंस हैं, जो कि इस मिशन के लिए बहुत कमिटेड हैं और हम सबके लिए रोज़ सुबह उठकर आने का एक ही पर्पज़ है कि देश की एजुकेशन में कुछ बड़ा करना है, स्केल पर चेंज लेकर आना है और इसी में हम लगे रहते हैं। उम्मीद है कि मेरा आज आप सभी लोगों के लिए ये मैसेज है कि वो लड़का जिसको क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था और कहा जाता था कि तू पढ़ाई में कुछ नहीं कर सकता, आईआईटी तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर वो लड़का आज ना केवल खुद आईआईटीएन बन सकता है बल्कि हज़ारों आईआईटीएंस क्रिएट कर सकता है, तो आप भी जो चाहो वो कर सकते हो, बशर्ते कि आप अपने आप से सच बोलते हो और मेहनत में विश्वास रखते हो। मैं जोश टॉक्स प्लेटफॉर्म का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी इस मंच पर बोलने का मौका दिया और उम्मीद है कि मैं जब भारत स्कूल एक नए मकाम पर पहुँच जाएगा तो मैं दोबारा यहाँ आकर आगे की स्टोरी का अपडेट आपको दूँगा। धन्यवाद।